अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा। इल्जामात। कैमिला हैरिस ने कहा ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ट्रंप के दौर में अफरा तफरी थी। पब्लिक हेल्थ की हालत सदी की बदतरीन थी। उनके पास कोई प्लान नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे दौर में मुतवस्सत तबका खुशहाल था, महंगाई नहीं थी। बाइडन और कैमिला ने मुल्क को तबाह किया। कैमिला हैरिस के पास मईशत की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। कैमिला हैरिस ने जो बाइडन के मौशी प्लान की नकल की। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि आप जमहूरियत के लिए खतरे की बात करते हैं। बाइडन ने 14 मिलियन वोट लिए और उन्होंने बाइडन को बाहर फेंक दिया। कैमिला हैरिस ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने ट्रंप दौर के गन साफ किए। उनके पास मईशत से मुताल्लिक परेशान अमरीकियों की मदद का प्लान है। ट्रंप की इसकाते हमल की पॉलिसी अमरीकी खवातीन की तौहीन है। सदर बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुलाकर वो काम किया जो 4 सदूर नहीं कर सके। ट्रंप ने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो हमास इसराइल जंग की नौबत ही ना आती। रूस यूक्रेन जंग रोकना चाहता हूं। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा अमेरिका के बेहतरीन मफाद में है। कैमिला हैरिस ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला हुआ, जिसके दिफा का इसराइल को पूरा हक है। दुनिया को इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल की जानिब जाना चाहिए। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों का मुबाहिसा आपसे कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ। किसको किस पर बरतरी हासिल हुई, कौन ज़्यादा अच्छे इश्यूज़ को हाईलाइट कर सका, इस पर हमारे साथी एंकर्स फराज अहमद और हाफिज़ वैस ने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट शाहिद खान, अली सज्जाद, पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन साजिद तारड़ और डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी से कुछ देर पहले गुफ्तगू की और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर आदिल नजम से बात की। मुबाहिसा पर उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। शुरू से ही जहाँ से हाथ मिलाने का है वहाँ से लेके आखिर तक बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन रही और हर एक पॉइंट पे इमिग्रेशन से लेके फॉरेन पॉलिसी से लेके अप्रोच वाइज से लेके हर पॉलिसी पे उन्होंने बड़ी अच्छी आर्गूमेंट्स दी। मैं काफ़ी बहुत she actually won the debate. She totally won the debate. There's no question about that. Kamala Harris absolutely won the debate on policy versus politics. पिछली डिबेट में हुआ था कि जो बाइडन क्लियरली लॉस्ट इट उसके हर मानी में, वो नहीं हुआ। शी स्टूड हर ग्राउंड। आई थिंक उनका जो बेस्ट प्रोबेबली स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंस था वो था जब उन्होंने याद दिलाया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप जो हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाइडन के खिलाफ नहीं लड़ रहे। बट इन मेनी पॉइंट्स आई थिंक ट्रंप ऑल्सो गॉट अंडर हर स्किन। आपको शुरू में जो नजर आई कामला हैरिस, वो थोड़ी सी अननर्व्ड सी नजर आई। आई थिंक एज द डिबेट वेंट शी शोड मोर कॉन्फिडेंस। देखिए, उसका कंपैरिजन बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब का सही बनता है, क्योंकि वो उनकी अभी भी वाइस प्रेसिडेंट है और उनके साथ टिकट पर वो जीत कर आई थी और उसके बाद उनकी पॉलिसीज को बिल्कुल फॉलो करती रही है। यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि द मोस्ट अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो है वो पहले मीडिया इसको कहता रहा है द मोस्ट अनपॉपुलर, मोस्ट अनफंक्शनिंग वाइस प्रेसिडेंट वो मशहूर थी और आप जाहिर है अपने आप को वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह दूर कर पाएंगी। कामला हैरिस डिड अ मच बेटर जॉब देन एंटिसिपेटेड, क्योंकि लोग उनको वो वाइस प्रेसिडेंशियल सीन में देखने के ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस था। तो आज की डिबेट में शी साउंडेड एंड शी बिहेव्ड लाइक presidential candidate. I think she did better than Donald Trump, because Donald Trump की वही rhetoric था वो पुराना। मैं इस बात से एग्री करूंगा कि she stood her ground. I don't think she was able to convince more people. लेकिन जैसे आदिल नजम साहब ने कहा है कि I think she did quite well in the sense that she didn't make blunders. But इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। I still feel that Donald Trump did better than Kamala Harris. But for Kamala Harris could have done much worse. और अब कुछ मुल्की मामलात का जिक्र। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी का कहना है कि सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत रिपोर्ट किया गया। मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड पूछने पर चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया था कई माह पहले वज़ीर क़ानून उनके चेंबर में मुलाकात के लिए आए और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी।
चीफ जस्टिस के साथ वजीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और सीनियर तरीन जज भी मौजूद थे। सेक्रेटरी की जानिब से जारी किए गए इलामिये में कहा गया वो वजीर कानून ने पार्लिमानी कमेटी के किरदार का जिक्र किया और कहा तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बना दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को जवाब दिया कि ये पार्लियामेंट की स्वाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा उम्मीद है ज़िमन में हुकूमत अपोजिशन को बाहर नहीं रखेगी। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस समेत पेशावर हाई कोर्ट के जजों की तादाद 30 कर दी गई है। और अब आपको बताएं, पीटीआई रकीन पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी पार्लियामेंट हाउस के CCTV कैमरों की वीडियोज़ देखेगी और मौके पर मौजूद गवाहान के बयानात लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अली मोहम्मद खान को जवाब देते हुए कहा गिरफ्तार किए गए अराकीन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया है। वो कल कौमी असम्बली में पेश होकर साबित करेंगे कि काले डाले और काली गाड़ियों ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया है। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद वज़ीर आज़म की जो जिम्मेदारी बनती है वो उसको पूरा करेंगे। स्पीकर हुकूमत को जो मशवरा देंगे उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। ये क्या लेगेसी है कि पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हुए हैं? किस तरीके से अपनी सियासी लेगेसी को पेश कर पाएंगे आप? पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये कोई अमाजगाह तो नहीं है। वहाँ पे किसी का मौजूद होना वो भी खिलाफ मामूल है। ऑफिस टाइम के बाद वहाँ पे मास वाय सिक्योरिटी के ऊपर जिन लोगों की जिम्मेदारी या ड्यूटी है, किसी को वहाँ पे ठहरने की इजाज़त नहीं है। कल तक ये कह रहे थे कि अगर गलत तकरीर किया तो मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा दर्ज हो गया। जब मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें गिरफ्तारी भी होगी, अदालत में ट्रायल भी होगा। वहाँ पे ये अपना मौका पेश करें। अगर ये सही होगा तो बरी हो जाएंगे, जमानत हो जाएगी। आईजी साहब को बुलाया गया, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी हमने पार्लियामेंट के बाहर से लोगों को गिरफ्तार किया है। इंक्वायरी में सबसे बड़े गवाह तो वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो रात 2, 2:30, 3 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे। सिक्योरिटी का अमला जो है उन्होंने खिलाफे मामूल उन लोगों की मौजूदगी वो क्यों वहाँ पे होने दी? और सिक्योरिटी के अमले ने स्पीकर को क्यों नहीं रिपोर्ट किया कि जी ये रात 12 बज गए हैं तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अभी तक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। CCTV फुटेज में जो ये चीज़ नहीं है जो एलिज की जा रही है, जब ये सारा थॉरोली देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर ये बात है तो वो सामने आ जाएगी। ये साहिबान जब इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं तो ये जब कल तशरीफ लाएंगे पार्लियामेंट में, ये साबित करें कि काले डाले और काली गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो पार्लियामेंटेरियन को उठाया है और रात के इस पहर में वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन की मौजूदगी, ये सारा ओनस जो है वो उसके ऊपर है जिसने ये एलिज करना है। जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो बिल्कुल जो वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी बनती है वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और बाकी स्पीकर का इख्तियार है, जो वो रिकमेंड करेंगे हुकूमत को, हुकूमत उसके मुताबिक जो है वो एक्शन लेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि जिस तरह से पार्लियामेंट पर धावा बोला गया, एक एक दरवाज़ा खटखटाकर हमारे अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया, ये अमल वफाकी हुकूमत की इजाज़त से ही हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर पार्लियामेंट पर होने वाले हमले के पीछे नहीं तो क्या वो इस बात पर इस्तीफ़ा देंगे कि उनके मातहत वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि हमले के पीछे कौन है? पार्लियामेंट बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा। बहुत जगहों से मुझे रास्ते बदल के आना पड़ा क्योंकि इस बात का एहतमाल था कि मुझे पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। कोई शायद तवक्को नहीं कर रहा था कि जब सब पार्लियामेंट से निकलना चाह रहे थे और फिर रात पार्लियामेंट पे धावा बोला गया, काली गाड़ियों में लोग आए। IG इस्लामाबाद इनकारी हैं कि हमारे लोग नहीं थे तो फिर किसके थे? निकाब ओढ़े हमारे लोगों के पीछे पार्लियामेंट में से अंदर आके बिजली बंद करके एक एक फ्लोर, एक एक कमरे को नॉक किया गया, लोगों को निकाला गया, उनको जबरदस्ती ले गए। इस तरह का कोई एक्शन अगर होता है तो मरकजी हुकूमत की इजाजत से होता है। पकड़ दकड़ सियासत में होती है, जेलें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन
पार्लियामेंट के अंदर पहली बार 75 साल में कभी मार्शल लॉ में भी ऐसे नहीं हुआ कि लोग फार्म के अंदर गए हों अपना और वो वहां उन्होंने सैंक्टिटी जो है वो मजरू की हो। अगर शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के पीछे इस हमले के पीछे नहीं खड़े तो फिर क्या इस बात पे वो इस्तीफा देंगे कि वो वजीर आजम पाकिस्तान है, उनके स्पीकर को नहीं पता, उनको नहीं पता, उनके वजीर दाखिला क्योंकि आईजी वजीर दाखिला के नीचे उसको नहीं पता, तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला करके पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस को उठा के ले गए और सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक इनको ये तक नहीं पता था कि कौन उनको लेके गया है। राना साहब ये बात करके अपने वजीर आजम को नहीं बचा सकते कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर उनका इख्तियार नहीं है। प्रेमिसेस के बाहर सारी सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट देती है। जो बाहर से लोग एंटर हुए वो कैसे एंटर हुए, उनको रोकना किसका काम था? अगर वो पुलिस के लोग नहीं थे तो वो कौन लोग थे? फिर ये इनकी हुकूमत की हालत है कि इस्लामाबाद में अपने पार्लियामेंट हाउस को ये काले डालों से, काली गाड़ियों से और निकाब पोशों से नहीं बचा सकते कि ट्राइबल बेल्ट में, बलोचिस्तान में, किसी कच्चे के इलाके में उधर के लोगों का फिर वाली वारिस कौन है? आज शहबाज शरीफ साहब को ये तौफीक तक नहीं हुई कि जिस पार्लियामान ने उनको वजीर आजम बनाया है उस पार्लियामान पे रात को हमला हो चुका है और वो इतनी तौफीक नहीं है कि आके वो जवाब। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में लियारी नदी में गिरने वाले बच्चे की तलाश का काम रोशनी होते ही दोबारा शुरू कर दिया गया है। तफसीलात कमर मस्तोई से। जी, पुराना गोलीमार में लियारी नदी में गिरने वाले बच्चे की तलाश का काम सुबह होते ही दोबारा शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू 1112 के एहलकार इस वक्त लियारी नदी में उतर गए हैं और बच्चे की तलाश कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन सजाद हुसैन आपको इस वक्त दिखाएंगे। ये इस वक्त के लियारी नदी के मनाजिर हैं। रेस्क्यू 1112 के गोताखोर एहलकार इस वक्त बच्चे की तलाश जो है वो लियारी नदी में कर रहे हैं। कुछ फासले पर जो है वो बच्चा जो है गुज़िश्ता रोज़ लियारी नदी में गिरा था, लेकिन नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब जो है वो कुछ फासले पर दोबारा बच्चे की तलाश की जा रही है। रात गए जो है वो अंधेरे के बायस जो है वो सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। अब सुबह सवेरे होते ही दोबारा सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। इदारा शुमारियात के 9 माह में महंगाई की शरह 33% से कम होकर 9% के दावे अपनी जगह, लेकिन अवाम ने अदाद-ओ-शुमार को सिर्फ गोरख धंधा करार देकर झुटला दिया है। तफसील बताएंगे अली नईम। बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबके खुसूसन मुतवसत और गरीब तबके को शदीद मुतासिर किया हुआ है, जिसकी वजह बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में अदम इस्तेहकाम है, जिसके बाइस महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। 260 रुपए किलो में मिलने वाली दाल अब 400 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह 480 की दाल माश 560, 290 की दाल मूंग 380 रुपए, 450 रुपए किलो वाला घी 480 रुपए, 280 रुपए किलो वाले चावल 340 रुपए किलो, 340 रुपए वाली शैम्पू की बोतल 380 रुपए, 75 रुपए में मिलने वाला दूध का डब्बा 95 रुपए का हो गया है। इसके अलावा मुर्गी का गोश्त 700 रुपए, गाय का गोश्त 1200 रुपए तक पहुंच गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के आदादो शुमार का आम आदमी के बजट से कोई ताल्लुक नहीं। इदारा शुमारियात वगैरह को हम क्या जाने, ये तो जो मर्जी आते लिख देते हैं। असल प्रैक्टिकल तो हमारे साथ होता है भाई, खरीद तो हम रहे हैं। सब्जियाँ, साबुन, हर चीज़ इतनी महंगी। एक महीने की लेके आती थी 3 साढ़े 3 हज़ार की, अब आती है 10 हज़ार की। दाल में कम से कम 80 रुपए किलो इजाफा हुआ है। ऑयल के अंदर 40 रुपए 50 रुपए किलो का इजाफा हुआ है। हर इंसान परेशान है। टमाटर, मिर्ची, प्याज कुछ भी ले लें आप तो इंसान की पहुंच से दूर है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा अपनी जगह, ऐसे में अद्वियात हों, दरसी कुतुब या कपड़े जूते, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जबकि कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट, बजरी, सरिये समेत हर चीज़ में इजाफे से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी मुतासिर है। ताजिर कहते हैं कि हुकूमती टैक्सेस का बोझ बिल आखिर आम आदमी पर ही पड़ता है। अगर हुकूमत ये जो हम पर जबरन टैक्स लगा रही है, अगर ये लगाएगी तो ये भी जब कहाँ से दुकानदार पेड़ करेगा, ये आवाम पर जाएगा बोझ और महंगाई मजीद बढ़ेगी। जैसा कि हुकूमत बता रही है कि महंगाई में कमी आई है, 11% से 9% पे आ गई है, ये बिल्कुल झूठ है। जबकि महंगाई 11 से 15% पे चली गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक माह अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% यानी सिंगल डिजिट पर आने के आदादो शुमार अपनी जगह, लेकिन हर माह अगर यही सिंगल डिजिट महंगाई का तनासुब भी रहा तो आम आदमी की कुव्वत खरीद दम तोड़ जाएगी। शहरियों का कहना है हुकूमत टैक्सीज में कमी करके बढ़ती हुई महंगाई को रोकने और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के इक़दामात उठाए। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।
गुजरात में गुज़श्ता कई रोज़ की बारिशों का पानी अभी मुतअद्दिद देहात से नहीं निकाला जा सका। तफसीलात बता रहे हैं राजा रियाज रासिख। कई दिनों से जो ज़िला गुजरात में बारिशों का ये सिलसिला जारी है और उससे यहाँ बहुत सारी जगहों पे सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गए हैं और मुख्तलिफ देहात भी इसमें डूबे हुए हैं। इस वक्त मैं गेगियाँ एक गाँव है यहाँ पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात सफदर बिरक मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं जी कि कितने देहात यहाँ मुतासर है और उनको अपने रेस्क्यू कितना किया। ये 13-14 गाँव का ये एक सैलाबी रेला जो है जिसको हम कंट्रोल करके और लेफ्ट राइट दोनों साइडों पर डाइवर्ट करके शहर गुजरात में एंटर होने से बचा रहे हैं। कि फसलें जो हैं वो सारी पानी के अंदर चली गई हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए हमने लाइव स्टॉक के जरिए चारे का अरेंजमेंट भी किया हुआ है। इस सब ने बताया है कि यहाँ लाइव स्टॉक को भी एक्टिव कर दिया गया है ताकि वो बनात के लिए जानवर और दूसरा बंदोबस्त करें और हेल्थ वाले भी काम कर रहे हैं। जी, कोयटा चमन सेक्शन पर सैलाबी रेलों से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। ट्रैक को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। तफसील बताएंगे नूर जमाना चकसई। जी, कोयटा चमन सेक्शन पर रेल की तारीखी पटरी जो कि डबल ट्रैक है, एशिया की तारीख में ये वो सबसे कदीम ट्रैक है जो कि चमन के आदू में, जो कि इस वक्त मैं ठेकेदार मोहम्मद हसन के इलाके में मौजूद हूँ। जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ट्रैक का एक जो सिंगल हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर इसका जो हिफाजती प्रोटेक्शन वाल था वो बहा कर ले गया है। न सिर्फ इस एरिया में बल्कि शीलबाग तक के इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर जो ट्रैक है वो बुरी तरह डैमेज हुआ है। गुज़श्ता दिनों के सैलाबी रेलों में जिस तरह के रेलवे का आप देख रहे कि अब बच्चे लटक कर इनसे खेल रहे हैं। रेलवे हुकाम ने इंकशाफ किया कि चूंकि गुज़श्ता 2-3 सालों में रेलवे सेक्शन का ये जो भारी पत्थरों को जो लोहे के तारों से बांधा गया था तमाम के तमाम चोरी करके ले गए हैं। रहीम यार खान में मेहनत कश की होनहार बेटी तालिबा फरखंदा फारूक ने इंटरमीडिएट के इम्तहानात में पहली पोजीशन हासिल करके इलाके के लोगों और वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मालिक असलम की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के नवाही कस्बे टिप्पा 123 की रिहायशी तालबा फरखंदा फारूक ने बहावलपुर इंटरमीडिएट बोर्ड में आर्ट्स ग्रुप के इम्तिहान में 1084 नंबर हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। फरखंदा को तालीम के हसूल के लिए रोजाना गांव से 25 किलोमीटर दूर शहर का सफर करना पड़ता है। फरखंदा CSS का इम्तिहान पास करके पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। जो हालात थे वो इजाजत तो नहीं देते थे कि मैं आगे पढूं, लेकिन मेरे वालिदैन की शफकत, उनका ताउन और उनकी मेहनत जो उन्होंने मुझ पे की है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। BScs करने का इरादा है, लेकिन जो मौजूदा हालात है वो मुझे नहीं लगता कि मेरे बाबा आगे और ज़्यादा अफोर्ड कर सकेंगे। अब मैंने देखा है कि फीमेल बहुत ज़्यादा जो है पुलिस में जा रही हैं और मेरा भी एक पैशन है कि मैं पुलिस को ज्वाइन करूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी बच्ची ने इस मकाम पे खड़ी है। हमारी दुआएं भी है और मेहनत का नतीजा भी है। होनहार तालबा को DPO रहीम यार खान ने अहले खाना समेत सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मेहमान बनाया। गुर्बत, मुश्किलात और मजबूरियों को शिकस्त देकर तालीम के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली मजदूर की बेटी ने साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हो तो कामयाबी मिल सकती है। मलिक असलम, जियो न्यूज़, रहीम यार खान। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड ने 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स की टीम में वापसी हुई है, वो टीम की क़यादत भी करेंगे। स्क्वाड में रेहान अहमद, गस एटकिंसन, शेब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स, जॉर्डन कॉक्स, जैक क्रोली, बेन डकेट, जोश हल, जैक लीच, ओली पॉप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, ओली स्टोन, क्रिस वोक्स और कप्तान बेन स्टोक्स शामिल हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज अक्टूबर में खेली जाएगी। सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी अंडर-19 3-डे चैंपियनशिप और वनडे अंडर-19 कप को पहले रोज शुरू होने के बाद ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी मुख्तसर लामिया में बताया गया कि आज से शुरू होने वाली कौमी अंडर-19 3-डे चैंपियनशिप के मैचेस को मुलतवी कर दिया गया है। चैंपियनशिप में 3-डे और अंडर-19 कप में वनडे मैचेस होना थे। PCB के मुताबिक इन मुकाबलों को नागुज़ीर वजूहात के बिना पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। PCB का यह ऐलान 3-डे मुकाबलों के पहले राउंड के पहले रोज के इख्तिताम पर आया। ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ सेंटर्स पर होने वाले आज के खेल को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इवेंट नए शेड्यूल के बाद नए सिरे से शुरू किया जाएगा। जिला मोहम्मद की मरकजी शाहराह तामीर न होने से मुकामी लोगों समेत बाजोड़ के मुसाफिरों और सरकारी मुलाजमीन को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इरफान उल्लाह जान से।
जी, जिला मोमन का मरकजी सहारा गुज़िश्ता 4 सालों में तामीर न हो सका, जिसके बायस मुसाफिरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला मोमन के मरकजी शाहराह पर, जो कि जगह जगह टूट फूट का शिकार है। यकाउंट से हेडक्वार्टर गलने तक 14 किलोमीटर PCC रोड की तामीर का काम गुज़िश्ता 4 साल पहले शुरू किया गया था, जो कि फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ताहाल तामीर न हो सका और फंड न मिलने के बायस 2 ठेकेदारों ने प्रोजेक्ट की तामीर छोड़ दी है, जिसके बायस न सिर्फ जिला मोमन के मुकामी लोग बल्कि बाजवड़ के मुसाफिर और हेडक्वार्टर गलने जाने वाले सरकारी मुलाजिमीन समेत हजारों अफराद को रोजाना शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि रोड की तामीर न होने के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। जी, लाहौर के इलाके बादामी बाग की रिहायशी खातून गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान खवातीन के लिए रोल मॉडल बन गईं। कुलसूम गुलजार ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडिंग से न सिर्फ खानदान की कफालत कर रही हैं, बल्कि दीगर बेरोजगार खवातीन को मोटरसाइकिल राइडिंग की तरबियत भी दे रही हैं। रिपोर्ट करेंगी हिरा बतूल। लाहौर के इलाके बादामी बाग की रहाशी कुलसूम गुलजार गुर्बत और बेरोज़गार खातून के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। ये मोटरसाइकिल चलाकर ना सिर्फ अपनी 6 बहनों की कफालत करती हैं, बल्कि दीगर बेरोज़गार खातून को बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी सिखाती हैं। 40 साला कुलसूम गुलजार गुर्बत और बेरोजगारी के आगे सीसा पलाई दीवार बन गई। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडिंग से बाइज़्ज़त रोजगार कमा रही हैं। मोटरसाइकिल राइडिंग के जरिए खवातीन को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। मेरे वालिद कहते थे चाहे बेटी है चाहे बेटा है, हकूक़ एक जैसे हैं। और दूसरी बात ये कि मेहनत मुझे अच्छी लगती थी कि अपने हाथ से जो मेहनत कमाई जाएगी ना, वो बेहतर है किसी के आगे हाथ करने से। मुझे किसी ने बताया कि कुलसूम जाफरी स्कूटी का सिखाती है। मैंने इससे रब्ता किया, इसलिए मुझे इससे रब्ता करने से ये ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि इसने मुझे आके घर में सिखाया। आके उन्होंने मुझे घर सिखाया है। अब मैं ट्राई कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीख भी जाऊँगी। कुलसूम गुलजार दीगर बेरोज़गार खवातीन को भी बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए मोटरसाइकिल चलाना सिखाती हैं। मोटरसाइकिल राइडिंग करने वाली खवातीन का कहना है कि कुलसूम हम जैसी खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। बाहिम्मत कुलसूम गुलजार माशी हालात से दिल बर्दाश्त अफराद के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं, जो मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ हीरा पतूल, जियो न्यूज़ लाहौर।